So physiology second year UHS syllabus. It seems like it's a lot overwhelming लगता है कभी कभी कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट ईयर। मगर आपने इस साल क्या करना है कि वेटेज के हिसाब से चलना है, वेटेज देखनी है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको पहले करना है। तो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें सेकेंड ईयर सिलेबस का वेटेज बताई हुई है और बताया हुआ है कि सिलेबस में है क्या क्या। तो आपके किडनी है जिसमें रीनल है, इसके 8 एमसीक्यूज 2 एससीक्यूज हैं। नर्वस सिस्टम, अच्छा नर्वस सिस्टम में आता है सेंसरी एंड मोटर, ये दोनों इंक्लूडेड हैं। इसके दोनों कलेक्टिवली 12 एमसीक्यूज हैं और 2 एससीक्यूज हैं। आगे स्पेशल सेंसेस हैं, इसके 6 एमसीक्यूज हैं और 1 एससीक्यू है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके प्रैक्टिकल में भी काफ़ी हद तक चीज़ें पूछते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी इज़ अ वेरी हाई यील्ड टॉपिक। इसके चैप्टर्स 5 हैं मगर वेरी हाई यील्ड हैं और इसके 8 एमसीक्यूज हैं और 2 एससीक्यूज हैं। आगे आपके दो माइनर टॉपिक्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन और जीआईटी हैं। इनके एमसीक्यूज कम कम हैं कंपैरेटिवली, 6 और 5 रिस्पेक्टिवली, और 1 एससीक्यू है। टोटल पेपर आपका 45 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे लाइक लास्ट ईयर और 9 एससीक्यूज होंगे टोटल। हाँ, टोटल आपका फिजियोलॉजी का पेपर 90 मार्क्स का होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपको दिखा दिया है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो विच विल रिक्वायर सम टाइम। वो रीनल, नर्वस सिस्टम जिनमें सेंसरी मोटर आता है, स्पेशल सेंसेस जिसमें आई, ईयर, स्मेल एंड टेस्ट, और एक और चीज़ टू नोट इज़ के वेस्टिबुलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मोटर, तो ये मोटर सिस्टम में ही कवर हो जाता है। अच्छा, आगे आपका एंडोक्राइनोलॉजी जिसके सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं मगर वेरी हाई यील्ड। यहाँ रीनल के 18 मार्क्स और नर्वस सिस्टम के 22 मार्क्स करके मैंने सारा शो किया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वेटेज कितनी है। और इसके अलावा ये नंबर ऑफ चैप्टर्स भी मैंने शो कर दिए कि रीनल के 8 चैप्टर्स हैं, सेंसरी के 4 और 8 चैप्टर्स हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इनकी इनमें से स्पेसिफिक चैप्टर्स कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको पहले करना है, और बाकी जो नहीं करने वाले हैं और या जिनको ओनली स्पेसिफिक रीड देनी है। लाइक लास्ट ईयर आपकी इस साल भी बुक गाइटन ही होगी और इस साल आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप गनोंग पढ़ें क्योंकि टाइम नहीं मिलना, सिलेबस इज़ अ लॉट। फिजियोलॉजी फ्रॉम गाइटन ही रिवाइज हो जाए तो इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और मतलब इट्स रियली रियली गुड अगर आप गाइटन ही यूज़ करें। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप शेरवुड वगैरह पढ़ें, मगर दे आर आल्सो रिकमेंड, मतलब रिकमेंडेड बुक्स में है वैसे सिलेबस में शेरवुड वगैरह, बट आई वुड रिकमेंड कि आप स्टिक ओनली टू गाइटन करें। अच्छा, आगे ये जो भी एससीक्यूज और एमसीक्यूज इनकी ज़रूर प्रैक्टिस तो प्रॉफ से पहले करनी ज़रूरी है। तो द बुक्स आई वुड रिकमेंड आर, ये रिलेटिवली न्यू बुक है बाय डॉक्टर समीना मलिक, सिस्टम वाइज एससीक्यू एंड एमसीक्यूज विद रेफरेंस फ्रॉम गाइडन। ये बुक इट्स रियली नाइस फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ। इसमें सिनेरियो बेस्ड एससीक्यूज एंड एमसीक्यूज भी हैं और विद रेफरेंस फ्रॉम गाइडन, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। दिस बुक इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज अदर्स, मगर आई थॉट आईड टेल अबाउट इट क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस बुक का। अच्छा, जो बुक आपको ज़रूरी चाहिए हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फिजियोलॉजी, वो मेडिकल ग्लोब है। ये ज़रूर ले लें, ये इट्स रियली गुड। इसमें एमसीक्यूज और एससीक्यूज दोनों हैं। या और इस्लामियत और पाक स्टडीज़ भी कवर हो जाती है इसमें से। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये बुक ले लें। अगर आपको ये बुक ना मिले तो आमना इकबाल भी है, इज़ अनदर गुड ऑप्शन। इसमें एससीक्यूज ज़्यादा हैं, एमसीक्यूज थोड़े कम हैं। इसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। इसके अलावा गाइड एंड रिव्यू फिजियोलॉजी, दिस इज़ अ रियली गुड बुक अगर आपको लेनी है, मगर दिस इज़ ओनली फॉर टर्म्स एंड सेंड अप्स। प्रॉफ के रेफरेंस से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके एमसीक्यूज आर रिलेटिवली टफ। ये अगर अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने आप को कि आपको कोई यूनिट आपने पढ़ा है और वो आपको अच्छा आता है, तो इसके एमसीक्यूज कर लें, दे आर रिलेटिवली टफ। और प्रॉफ में इससे ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आने। और पहली बात, प्रॉफ में ऐसे एमसीक्यूज नहीं आने, दिस इज़ ओनली फॉर योर टर्म्स और सेंड अप, क्योंकि अक्सर प्रोफेसर यही एमसीक्यूज उठा के देते हैं, मगर फॉर प्रॉफ आई वुड नॉट रिकमेंड इट।
BRS is a good book for MCQs, और इसके अंदर शॉर्टेड जॉटेड डाउन पॉइंट्स में और गाइटन के ग्राफ्स दिए हुए हैं। अगर आपने इसको रिवाइज करने के लिए लेना है तो ले लें, मगर इट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा, आगे फिरदौस, लॉट ऑफ माय सीनियर्स एंड बैचमेट्स इन्होंने फिरदौस यूज़ की है। आई वुड नॉट रिकमेंड इट। अगर किसी टॉपिक के लिए आई वुड रिकमेंड इट वुड बी GIT। वो भी इसीलिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि GIT के सिलेबस में क्या है, मगर ऑल इन ऑल आई वुड नॉट रिकमेंड इट। सो यस, तो जब मेजर जो आपने बुक्स लेनी है फॉर योर MCQs एंड SCQs, वो वुड बी MBBS ग्लोब बुक या MBBS क्रैक्स, और या की टू UHS भी है एक। अगर ये ना मिले तो की टू UHS इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, और रामनाथ इकबाल। दीज टू आर मोर देन इनफ। So starting off with the chapter wise guidance। अच्छा, फिजियोलॉजी सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर इन जनरल एक कॉमन चीज़ हमें नज़र आती है कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। ओवरलैपिंग इन द सेंस कि एक टॉपिक होगा, जैसे फर्स्ट करें एसिड बेस है, वो बायोकेम में भी होगा और वो फिजियो में भी होगा। तो वो इन टॉपिक्स को ना स्पेसिफिकली हमने ना नोट डाउन रखना है, और वो हमने एक ही जगह से अच्छे तरीके से कर लेनी है ताकि हमारा दोनों सब्जेक्ट में टाइम बच जाए और दोनों सब्जेक्ट ही प्रिपेयर हो जाए। तो ये आप ओवरलैपिंग टॉपिक्स जो मैं बताऊंगा आगे, ये आप अपने जहन में रखें और नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि और मैं ये भी बता दूंगा कि ये टॉपिक किधर से करना है। अगर कोई फिजियोलॉजी का सिलेबस का पार्ट है जो बायोकेम के लिए करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो स्टार्टिंग ऑफ विद रीनल, ये आपका यूनिट 5 है एज यू कैन सी। इसमें आपको याद रखना है कि इसके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर सारे नहीं करने। मैंने येलो में जो चैप्टर्स रीड करने हैं वो मैंने लिख दिए हैं, या चैप्टर का पार्ट वो मैंने इधर कर दिया है, और जो रेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो दे आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उनके SCQs भी आ जाते हैं, MCQs भी आ जाते हैं, तो हमें उनके बारे में केयरफुल रहना है। अच्छा, तो 8 चैप्टर्स हैं इधर। इसमें से पहला चैप्टर जो है, जिसमें बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स वाला चैप्टर है, इसमें इसको बहुत सेलेक्टिवली रीड करना है। ये वेरी जनरलाइज सा मतलब जनरलाइज सा टॉपिक है। इसमें से अगर कुछ करना है तो एडीमा का टेबल करना है, और मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम वाला पार्ट है वो भी करना है। वो उसका भी एक छोटा सा टेबल है, वो करना है। अच्छा, एडीमा एडीमा करना है, इसके चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। उसके सेफ्टी फैक्टर्स वगैरह देख लेने हैं, और एक टेबल है एडीमा का, वो हाइपोनाइट्रीमिया हाइपरनाइट्रीमिया वाला, दैट इज इम्पोर्टेंट। MCQs के रेफरेंस से वंस अगेन दिस चैप्टर इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, मगर ये चैप्टर आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो अगले चैप्टर्स हैं 26, 27, 28, 29, ये सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स हैं रीनल में, और आई वुड रिकमेंड कि ये आप इधर से इनको एक रीड दे दें, और अच्छी रीड दें इनको, और डिटेल रीड दें। और अगर आपको नहीं समझ आती इसमें से, तो डॉक्टर नजीब की जो वीडियोस हैं रीनल पे, अ, वो कवर करती हैं ये यही चार चैप्टर्स को कवर करती हैं। वो पूरे रीनल को ऐसे जितना कवर नहीं करती, मगर यही 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेती हैं, और थोड़ा बहुत डायूरेटिक्स को भी। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट फॉर SCQs ये मैंने लिख दी हैं। मैच्योरेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 26 चैप्टर में, और इसकी डिजीजेस वगैरह दे आर रियली इंपॉर्टेंट। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR का चैप्टर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और इसके SCQs, MCQs, वाइवा रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछ ले जाते हैं। तो दिस इज अ मेजर टॉपिक, ये वेरी हाई यील्ड है। जो रेड कलर में वो वैसे ही हाई यील्ड है। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके SCQs, MCQs। अच्छा, इसी में ना हॉर्मोन्स भी हैं, और डायूरेटिक्स की का भी जिक्र है, जो इधर लिखे हैं डायूरेटिक्स का भी जिक्र है। आपने क्या करना है, वेरी केयरफुली हॉर्मोन्स भी करने हैं, हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और डायूरेटिक्स कहाँ एक्ट कर रहे हैं, किस सेल पे एक्ट कर रहे हैं, वो आपने स्पेसिफिकली नोट डाउन कर लेना है, और अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि वो आगे उसने रिपीट ही होना है। तो ये SCQs, MCQs के लिए आप देख लीजिएगा। अच्छा, आगे है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन वाला चैप्टर। ये भी डॉक्टर जी की वीडियो से हो जाता है, और दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल भी है। और इसके अलावा इसके काफ़ी SCQs हैं जो आ जाते हैं, SCQs, MCQs वाइज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये चैप्टर 30, इसको आप छोड़ भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स अच्छे तरीके से किए हुए हैं, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर अगर आपने इसका कुछ करना भी है तो इसके टेबल्स ही करें, वरना ऑल इन ऑल इसको स्किप कर दें, कोई बात नहीं। अच्छा, आगे ये पहला हमारा ओवरलैपिंग टॉपिक आ जाता है, एसिड बेस रेगुलेशन। ये आपने काफ़ी हद तक फर्स्ट ईयर में भी देखा है इन बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी जनरलाइज सी हैं। बस इसको सेलेक्टिवली आपने करना है और आपने याद रखना है ये एसिड बेस ओवरलैप होता है बायोकेम के सेकंड ईयर के सिलेबस के साथ। एक छोटा सा माइनर टॉपिक है, उससे होता है। अगर आप इसी से ये एसिड बेस अच्छे तरीके से कर लें तो आपको बायोकेम में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये ओवरलैपिंग है। अच्छा, इसके अलावा डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रेगुलेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन कर ली होगी तो फिर उसमें ही डायूरेटिक्स आ ही जाते हैं, ये रेगुलेशन वाले चैप्टर में, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में। तो डायरेटिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। डायरेटिक्स का पूरा टेबल है जो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। किडनी डिजीजेस या तो आप स्लाइड से कर लें या तो गाइडन की एक जनरल रीड करते हैं। इसके एंड में लिटिल डिजीज वगैरह, लिटिल मैन, ये जनरल चीज़ें हैं जो वाइवा के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट हैं, और ये आप देख लीजिए। अच्छा, आगे आगे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नर्वस सिस्टम, स्पेसिफिकली सेंसरी सेंसरी फिजियोलॉजी। अच्छा, आपने याद रखना है कि नर्वस सिस्टम आपने एनाटमी के साथ करना है इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल तो कोई बात नहीं, एक बार रीड दे दें। जब आपका न्यूरोएनाटमी का कुछ पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा, वरना इसको आप रीड करने से भी समझ आ जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा, सेंसरी का जो यूनिट है, ये रिसेप्टर्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम का कुछ चैप्टर्स हैं न्यूरो के, न्यूरोएनाटमी के। वो अगर आप पढ़ लें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तो इट्स अ ब्रीज। दिस चैप्टर सेंसरी इज रियली इजी। अगर उनको पढ़े बगैर बंदा पढ़ता है तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, मगर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, पहला चैप्टर इसका ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसको मार्क भी नहीं किया हुआ। अगर इसका कुछ ना कुछ करना भी है तो एंड में फटीग एंड सिनेप्टिक डिले है, वो कर लें और डेफिनेशंस बस उसकी। और ऐसे इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वेरी जनरलाइज्ड है। अगर आप स्लाइड से, अगर आपको बहुत दिल कर रहा है करने का तो स्लाइड से कर लें। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये करें, इसका कोई सवाल नहीं आता है सच, ना ही एमसीक्यू ना ही एसएक्यू। अच्छा, आगे अगला चैप्टर जो है सेंसरी रिसेप्टर्स वाला, इसमें पेसिनियन रिसेप्टर्स, पेसिनियन कॉर्पसल का जो सेंसरी रिसेप्टर है वो कर लें आप। और एज सच इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबल लाइन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एंड टेम्पोरल समेशन की डेफिनेशन बस। और रिसेप्टर रिसेप्टर का आपने पार्ट पढ़ना है इस चैप्टर में से, इसको स्किप नहीं करना, ये अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो अगले दो मेजर चैप्टर्स हैं जो अगर जिनका चांस होता है आने का इन प्रॉफ, वो हैं ये चैप्टर 48 एंड 49। ये जो चैप्टर 48 है ये काफ़ी हद तक न्यूरो में भी हो जाता है, न्यूरो में स्पाइनल कॉर्ड का चैप्टर स्पेसिफिकली। मगर आप इसको एक बार पढ़ लें, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और ये एससीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। और ये आपने याद रखना है, ये ओवरलैप करता है विद न्यूरो। न्यूरो ये पूरा ही नर्वस सिस्टम ओवरलैप्स विद न्यूरो अलॉट, तो ये आपने देख लें। अच्छा, इसके अलावा अगला चैप्टर है पेन। पेन वाला चैप्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, पेन भी आप कर लें। और हेडेक, थर्मल सेंसेशंस बस रीड, मगर ये इंपॉर्टेंट है। पेन की क्लासिफिकेशन, टाइप्स, ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, ये न्यूरो के साथ ओवरलैप करते हैं। तो इसके अलावा बस न्यूरो के साथ आप देख लें, स्पाइनल कॉर्ड, रिसेप्टर और ब्रेन स्टेम वाले कुछ यूनिट्स हैं जो आपने स्पेसिफिकली करने हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सेंसरी फिजियोलॉजी। मगर इसके बगैर भी समझ आ जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर दिस इज रिलेटिवली इजी। सो मूविंग ऑन, मोटर फिजियोलॉजी। अच्छा, मोटर इज़ अ ट्रिकी वन। ये गाइडेंस से भी कवर हो जाता है, मगर आई वुड रिकमेंड कि आप अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनकी स्लाइड्स भी साथ रखें। इसमें से जो सबसे हाई यील्ड चैप्टर्स है ना, वो ये चैप्टर 55 जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का है, कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट थ्री चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड लर्निंग, मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट फोर चैप्टर्स तो आपके लिए गाइडेंस से इंपॉर्टेंट है। आगे लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, ये जनरली रीड कर लें, कोई बात नहीं। स्लीप 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 वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप ना करें, ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये
अक्सर आ भी जाता है एमसीक्यूज में, और वाइवा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नॉट एज इम्पोर्टेंट, ये असल में थर्ड ईयर में करते हैं। और सी एस एफ वाला जो चैप्टर है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो, सी एस एफ, ये न्यूरो में ही हो जाता है। ये इसको इधर नहीं करना, ये न्यूरो में आपने, ये ओवरलैपिंग टॉपिक है वैसे, इसको आपने न्यूरो में बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। और अगर कुछ करना भी है इधर से तो डिजीजेस कर लें, मगर उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो मूविंग बैकवर्ड्स। अच्छा, तो आपने ना सबसे पहले ना न्यूरो की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चैप्टर को फुली अंडरस्टैंड करने के बजाय। स्पाइनल कॉर्ड का आपको एक पता होना चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत न्यूरो एनाटॉमी पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो प्रोफेसर्स आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे उससे रिलेटेड। मगर अगर आप न्यूरो एनाटॉमी के बाद अगर ये पढ़ें या उसके साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो बहुत अच्छा समझ आ जाता है। वरना इट टेक्स टाइम, मगर हो जाता है। प्रॉफ के रेफरेंस से ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं इसके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और यस, अच्छा, जैसे ही फर्ज करें स्पाइनल कॉर्ड का आ गया, स्पाइनल कॉर्ड की आपने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ ली, फिर आपने उसकी फिजियोलॉजी पढ़ ली, तो अच्छा हो गया। सिमिलरली आपने यही करना है कॉर्टेक्स का, ब्रेन स्टेम की पहले आपने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी। ब्रेन स्टेम की न्यूरो एनाटॉमी इज रियली इंपॉर्टेंट, वैसे ओवरलैपिंग ही है एक तरह से। उसके आपने मोटर फंक्शंस कर लिए। सेरिबेलम बेसल गैंग्लिया की भी आपने उसकी न्यूरो एनाटॉमी देख ली, फिर उसकी आपने फिजियोलॉजी भी देख ली। इसके काफ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डिजीजेस भी पूरे न्यूरो एनाटॉमी और मोटर फिजियोलॉजी आपस में लिंक्ड है, और इसकी डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको मैं काफ़ी आपस में लिंक करके बता रहा हूँ। इसके अलावा ये अगले वाले चैप्टर में आपको कुछ ब्रेन के एरियाज हैं, इसको आप रीड कर लें अच्छे तरीके से। वर्निकीज एरिया, ब्रोकास एरिया, इनका आपको पता होना चाहिए, इसका क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, और पता होनी चाहिए ये क्या करते हैं। मेमोरी वाला चैप्टर। सिमिलरली अगर आप लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, अगर आप न्यूरो एनाटॉमी से ही कर लें, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई वगैरह हो जाते हैं, लिम्बिक सिस्टम भी उधर से ही हो जाता है। इसकी आप अपने कॉलेज की स्लाइड्स भी देख लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उधर से अच्छी तरीके से हो जाता है। बाकी चैप्टर्स की अगर आप ऐसे स्लाइड्स भी देख लें तो इट्स मोर देन, मतलब इट्स फिजिबल। मगर आपने 55, 56, 57, 58 ये पहले 4 चैप्टर्स अच्छे तरीके से करने। अच्छा, एक और चीज़, डॉक्टर नजीब की सेरिबेलम बेसल गैंग्लिया की वीडियो बहुत अच्छी हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है, न्यूरो एनाटॉमी भी हो जाती है, न्यूरो फिजियोलॉजी भी हो जाती है। और यस, यस, और हाँ, कॉर्टिकल एंड ब्रेनस्टेम कंट्रोल वाले चैप्टर में कुछ एक दो चीज़ें हैं जो स्लाइड से करने वाली हैं, जिसमें वो डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी, सेरिब्रेट रिजिडिटी वगैरह वाली बातें हैं। मगर यही बस एक दो चीज़ें हैं, मगर आप स्लाइड से हमेशा रेफर करते रहें, कुछ डिजीजेस वगैरह हमेशा देखते रहें। इसके अलावा मैं क्यों बार बार न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो फिजियोलॉजी कर रहा हूँ रेफर एक साथ, क्योंकि दीज बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर आप किसी चीज़ का फंक्शन पढ़ना शुरू हो जाए और आपको उसको पता नहीं है कि एनाटॉमी क्या है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली अगर आप एक चीज़ की आपने एनाटॉमी पढ़ ली मगर आपको पता नहीं है वो चीज़ क्या करती है, तो वो चीज़ याद करना मुश्किल हो जाती है। तो ये दोनों ना आपस में बहन भाई हैं, इनको आपने साथ साथ करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसकी अगर आप कोई जनरल यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लें एक, तो इट्स फाइन। एड्रिनल मेडुला का बस थोड़ा बहुत देख लें कि क्या रिलीज करते हैं, मगर नॉट सो इम्पोर्टेंट। बस एक जनरल रीड करते हैं, अगर आपने करनी भी है, फिर दोस्त से रीड करना चाहते हैं तो कर लें, मगर दिस नॉट सो इम्पोर्टेंट। सीएसएफ वाला चैप्टर, ये न्यूरो का एक चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है गैस, वो सीएसएफ के ऊपर ही है, जिसमें वेंट्रिकल्स वगैरह, वो आप इधर से कर लें तो मोर देन इनफ है। अच्छा, मूविंग ऑन, अब हमारे स्पेशल सेंसेस आ जाते हैं। स्पेशल सेंसेस अ ट्रिकी वन इन द सेंस के ऑल्दो लगता है कि ये माइनर टॉपिक है, मगर ये इसके जो थ्योरी के हिसाब से इट्स अ माइनर टॉपिक, मगर इसके प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलरली मोटर के भी प्रैक्टिकल्स एक दो हैं, मगर आधे प्रैक्टिकल्स जो है ना सेकेंड ईयर के, वो हैं ही स्पेशल सेंसेस के ऊपर, जिसमें आई, ईयर, स्मेल एंड टेस्ट और बैलेंस, इन सब पे हैं। तो आई के पहले 3 चैप्टर्स हैं। आई इज बिग वन। इसके आपने आई के जो ट्रैक्स करने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लाइट रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये सब रिफ्लेक्सेस करने हैं। विजुअल पाथवे इंपॉर्टेंट है। डिजीजेस भी आपने सारी करनी है, रेटिना के लेयर्स, रेटिना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने करनी है। हमेशा हर चैप्टर की आपने डिजीजेस ज़रूर करनी है।
नाइट एंड डार्क अडाप्टेशन भी करना है, एससीक्यूज एंड एमसीक्यूज के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई से अक्सर जो एक एससीक्यू होता है वो आई से ही आ जाता है, मगर देर आर चांसेस कि ईयर और स्मेल एंड टेस्ट से भी आ जाता है। हमारे प्रॉफ में स्मेल एंड टेस्ट से आया था, विच वाज क्वाइट अ बिग सरप्राइज। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम लुकिंग एट द पास्ट पेपर्स और सब कुछ, तो आई और ईयर में से मैक्सिमम आते हैं। अच्छा, ईयर का इंपॉर्टेंट है, हियरिंग सेंस ऑफ हियरिंग ईयर में आ जाती है, और वेस्टिबुलर अपैरेटस जो है वो आ जाता है इन चैप्टर 56 इसके अंदर। तो ईयर आपने अच्छे तरीके से करना है, और इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। बस आई का थोड़ा बहुत होता है कि इसके पाथवेज वगैरह न्यू लगते हैं याद करने के लिए, मगर ये न्यूरो के साथ भी, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूरो के साथ रिलेट कर लें। इसके अलावा एक डिजीज थी एग्विल रॉबर्टसन प्यूपल वगैरह और हॉर्नर सिंड्रोम, ये सारा इसके अंदर दिया है, ये अच्छे तरीके से करना है। थर्ड चैप्टर में डिजीजेज हैं, ये आप स्लाइड से भी कर लें तो काफ़ी हद तक हो जाता है। अच्छा, स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल एंड टेस्ट आप रीड कर लें, एक बार जनरल से रीड कर लें, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको ये, मगर आपका प्रैक्टिकल्स में या अगर आपका आ जाता है तो फिर उसमें आप याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डिजीजेज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट नहीं दी हुई गाइटन में। ये आप अपने कॉलेज की स्लाइड से कर लें या किसी प्रोफेसर से पूछ लें, क्योंकि हमारे प्रॉफ में डिजीजेस ही आई थी, तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। तो जनरली स्पेशल सेंस आपने स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और फॉर एमसीक्यूज, एससीक्यूज, वाइवा वाइवा स्पेशली वाइवा में पूछ लेते हैं इससे, और आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी। सो दिस इज गुड। नर्वस सिस्टम में जो स्पेशल सेंसेस इज गुड। अच्छा, आगे आपका आता है एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रो। ये दोनों एक ही यूनिट में दिए हैं, मगर मेजरली आपने याद रखना है कि एंडोक्राइन के पहले 5 चैप्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले 5 चैप्टर एक तरह से 6 चैप्टर्स हैं, मगर 5 एक एक मतलब हार्मोन्स में हैं। तो ये इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी में थोड़ा बहुत ही है, ये इसको बस रीड करना है। ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन दी होगी हार्मोन्स की, ये आपने ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि ये ओवरलैप होती है बायोकेम के साथ, ये आपने इधर ही अच्छे तरीके से कर लेनी। एंडोक्राइन का चैप्टर अगर आप फिजियो में अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इट सफाइसेस फॉर बायोकेम एज वेल, बहुत अच्छा है। अगर आप इधर से कर लें, इसको आप रीड कर लें, इसकी क्लासिफिकेशंस आप अच्छे तरीके से कर लें, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, वो किस टाइप का हार्मोन है, पेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर वाला जो भी हार्मोन। अच्छा, और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी करने हैं आपने, वो अच्छे तरीके से करने हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसमें आता है जैकस्टैट, एडेनाइल साइक्लेस वाला मैकेनिज्म, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा अब अगले जो 5 चैप्टर्स हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट। तो इसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। हर आपने एंडोक्राइन हार्मोन का पता होना चाहिए कि कहाँ से रिलीज होता है, उसकी रेगुलेशन आनी चाहिए आपको, और उसकी डिजीजेस आर अ मस्ट, कुछ भी हो जाए मगर आपको डिजीजेस आनी चाहिए। वाइवा के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए आपको, और आप सिलेबस से हमेशा रेफर करते रहा करें। अच्छा, थायराइड हार्मोन वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी हाई टॉपिक है। अच्छा, इसके अलावा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, यस, इंसुलिन ग्लूकागॉन आप कर सकते हैं फ्रॉम लिपिनकॉट, वहाँ भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहाँ बल्कि छोटा दिया हुआ है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप गाइडेंस से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का पार्ट करें, मगर आप डिजीजेस जरूर कर लें, डायबिटीज, मेलाइटिस और डिजीजेस आप जरूर कर लें गाइडेंस से। मगर ये लिपिनकॉट में दिया हुआ है, ये ओवरलैपिंग चैप्टर है, लिपिनकॉट का एक चैप्टर है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के ऊपर, बिल्कुल उसके अंदर सेम बातें लिखी हुई हैं, तो अगर आप उधर से कर लेंगे तो आपका बायोकेम भी हो जाएगा और फिजियो का भी टॉपिक हो जाएगा। यूजुअली इंसुलिन ग्लूकागॉन का कोई एससीक्यू नहीं आता, मगर ये आप जरूर कर लें। अच्छा, एक और बात जो हमने देखनी है वो फेजेस ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, वो आप इसके अंदर देख लेना, वो इसी चैप्टर के अंदर, गाइटन के इस चैप्टर में। इसके अलावा आप ये चैप्टर नोट से भी कर सकते हैं। अच्छा, चैप्टर 80 जो है इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, कैल्शियम हैंडलिंग हार्मोन्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। सिर्फ हार्मोन हार्मोन का पता होना चाहिए, और कुछ इस चैप्टर में जो भी लिखा हुआ है ना, बोन, टीथ वगैरह, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पैराथायराइड हार्मोन का पता होना चाहिए, उसकी फेजेस ऑफ सिक्रीशन, किस टाइप का हार्मोन है, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, और
ये आप बस देख लें। और डिजीजेस तो आपने हर चीज़ की करनी है, तो बाकी आप स्लाइड से भी कर सकते हैं जो भी। अच्छा, आगे ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आ जाता है, वाला यूनिट आ जाता है, टू बी स्पेसिफिक। इसके 3 चैप्टर्स हैं बस, और ये माइनर टॉपिक है लाइक आई सेड, और इसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप स्लाइड से भी कर लें तो कोई बात नहीं। इसके अंदर भी कुछ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, एस्ट्रोजन, ये भी आप इधर से देख लें। ऑल इन ऑल इसको आप स्लाइड से भी कर लें तो कोई बात नहीं, मगर हाँ, पाइनियल ग्लैंड जो है ये न्यूरोएनाटमी का पार्ट है डाइनसेफलॉन में। एपिथैलेमस का जो है वो उधर से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि गाइटन में इतना पाइनियल ग्लैंड का ठीक नहीं लिखा हुआ। न्यूरोएनाटमी जितना ही मोर देन इनफ है। यस, हाँ, इसके अलावा जो माइनर हर टॉपिक के आपने यूक्यू ज़रूर देखने हैं, और यूक्यूज जो हैं आपके आमना इकबाल के या मेडिकल ग्लोब के, और या सिस्टम वाइज एसईक्यू, एमसीक्यू, समीना मलिक की, उसके आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अक्सर रिपीटेड होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आने होते हैं। अच्छा, आगे आ जाता है जीआईटी। जीआईटी इज सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे आसान चैप्टर, सबसे आसान है। जो माइनर टॉपिक्स हैं ना, जो रीप्रो और जीआईटी हैं, ये आपने ट्राई करना है कि जब आपके लेक्चर्स ही हो रहे हों, जब आपके टेस्ट ही हो रहे हों, उनमें ही आप अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके इंटरनल्स भी ठीक हो जाती हैं, और ये प्रॉफ में आपको दोबारा नहीं पढ़ने पड़ते, क्योंकि प्रॉफ में टाइम नहीं होता कि ना आप ये माइनर टॉपिक्स बार बार पढ़ें। क्योंकि प्रॉफ में तो हमने रीनल, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम पूरा रिवाइज करना होता है, स्पेशल साइंस भी करना होता है, तो हमें इन चैप्टर्स, ये रीप्रो और जीआईटी इतने ज़्यादा इफेक्टिवली रिवाइज नहीं होते, तो इनको आप पहले ही अगर अच्छे तरीके से कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा, जीआईटी इज़ अनदर ओवरलैपिंग टॉपिक बायोकेम के साथ। ये अगर आप इधर से कर लें तो अच्छा हो जाएगा। जीआईटी का अगर मैं कहूँ तो ये मैंने इधर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसकी थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी पता होनी चाहिए आपको, जनरली जीआईटी की क्या है। चैप्टर नंबर 63 इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आप कर लीजिएगा। इसमें हार्मोन्स, रिफ्लेक्सेस, डेफिकेशन रिफ्लेक्स, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो गट का नर्वस सिस्टम है, वो आपने ज़रूर कर लीजिएगा। प्रोपल्शन एंड मिक्सिंग वाला चैप्टर बस रीड कर लें, स्लाइड से भी कर लें तो कोई बात नहीं। स्टमक की एम्पटिंग वगैरह कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए जो इस सेंस में इंपॉर्टेंट है। सिक्रेटरी फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्री रैट, ये अगर आप बस रीड ही कर लें, अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं, मगर इसके आपको पता होने चाहिए कि ना एवरी पार्ट ऑफ जीआईटी से क्या रिलीज होता है। अच्छा, आगे है ये चैप्टर 66। ये फिजियोलॉजी के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट ऑफ बायोकेम है। तो बायोकेम का जब आप जीआईटी का चैप्टर कर रहे होंगे तो उसमें सिक्रीशंस और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ज़रूर कर लीजिएगा, तो उसमें फिजियोलॉजी का भी कवर हो जाता है, तो आप सेफ रहते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ओवरलैप होता है, तो आप जब आप पढ़ लेंगे जीआईटी ऑफ बायोकेमिस्ट्री तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये आखिरी चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी डिजीजेस। ठीक है, ये आपने स्पेसिफिक डिजीज करनी है सिलेबस के हिसाब से। एससीक्यूज और एमसीक्यूज दोनों के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है, और ये दो चैप्टर हैं, ये पहला और आखिरी चैप्टर जो ना एससीक्यूज और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सम डिजीजेस हैं जो कुछ टॉपिक के साथ ओवरलैप करती हैं, तो कोई बात नहीं ऐसा। अच्छा, ये मैंने एंड में लिखा है कि कुछ ये स्लाइड से भी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, फिर डॉस के कुछ चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसके पास पेपर्स आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये प्रॉफ में इसके मार्क्स स्किप ना होने दीजिएगा, इससे आप ज़रूर ले मार्क्स ले लीजिएगा, क्योंकि जो आपके नर्वस सिस्टम है उससे कभी कभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, या रीनल से भी, तो इससे काफ़ी हद तक कवर हो जाता है।